So, hello मारियर इंचैंग रापचे कॉम्यान्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब होंगे मस्त बिंदास झकास। तो चलो फिर भाई इस खूबसूरत शाम की करते हैं शुरुआत। तो आज निको भैया आए हैं, क्या खास लाए हैं, क्या खास लाए? तो आज मैं आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 3 ले आया हूं भाई। लेक्चर नंबर 3 किसका है भाई? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है, आधारभूत चीजें हम समझ रहे हैं। और उससे पहले जरा हाजिरी लगा देंगे हैशटैग कमेंट्स के साथ, हाजिरी लगा देंगे हैशटैग कमेंट्स के साथ। उम्मीद है सबके नाम ले लिए मैंने। स्टार्ट करते हैं। तो निक्कू भैया लेक्चर नंबर 3 पे आ गए अपन। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, धीरे धीरे चलते चलते आ गए। तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पिछली बार हमने पढ़ लिया, साझेदारी के अधिकार और कर्तव्य, और पार्टनरशिप डीड भी हमने पढ़ लिया था ना, संलेखन पढ़ लिया था हमने, और इसके कुछ रूल्स थे, रेगुलेशन थे, क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ये सब हमने पढ़ लिया था। थ्योरी में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है जी, तो इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। सर मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया गया भाई? ये हमारे हाथ में नहीं होता, एआई आजकल सब कुछ एआई करता है। तो आप लोग कोई भी ऐसी बात मत लिखिएगा जो थोड़ा इधर उधर लगे, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी लाभ हानि विनियोजन खाता हमें बनाना है, या नियोजन खाता भी बोल देते हैं कई लोग। तो आज हमें वो चीज सीखनी है जहां से सवाल आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यानी कि आज हम बनाएंगे लाभ हानि विनियोजन, नियोजन, हिंदी में अलग अलग नाम होते हैं, उस खाते को हमें बनाना है, ठीक है जी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सुहानी, ठीक है। नैन्सी, हेलो हेलो हेलो, सुहानी, नैन्सी, ओके। चलिए, तो आर वी रेडी? तो लेट्स स्टार्ट द वॉक। तो हम सब तैयार हैं। आर यू रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स? जल्दी से बोलो यस सर, यस सर, यस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर शुरू करेंगे। अच्छा मैंने कुछ अरे यार मैं आप लोगों से नाराज हूं, पता है नाराज क्यों हूं मैं? कोई जानना चाहेगा? बड़ा ही बुरा लगता है मुझे जब मैं होमवर्क देता हूं और बच्चे नहीं लिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो मुझे दिख रहा था, एक नाम दिखा था मुझे जिन्होंने होमवर्क किया था। कहाँ गया वो एक नाम? हाँ ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो भैया जी हमारा होमवर्क था, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब आप लोग खुद देखिएगा, अगर गलती करोगे तो आपको क्या करना है, मिस्टेक कॉपी में लिख लेना है कि यार ये वाली गलती हो गई थी, वाली गलती हो गई थी। नहीं किया तो गलत है ना यार, कर क्या करो ना। सर भेजना कहाँ है? देखो जो भी कुछ करना है, जैसे अपनी क्लास चल रही है तभी आप कमेंट कर रहे हो ना, ऐसा ही क्या होता है कि जब अपनी क्लास खत्म हो जाती है, जब मैं होमवर्क देता हूँ उसके बाद क्लास खत्म हो जाती है, तो क्लास खत्म हो जाती है तो उसी क्लास के नीचे जब आप कमेंट लिखते हो तो वो मुझे दिखते हैं। क्लास खत्म होने के बाद कोई भी आप कमेंट करोगे तो मुझे दिखेगा, ठीक है। तो आपका नाम आ जाएगा वहां पर, है ना। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मेन काम ये है कि आप होमवर्क करके रखो, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। नाउ मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ये कह रहा है भैया जी मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये पार्ट नहीं है डीड का, जबकि हमने डीड में 20 पॉइंट पढ़े थे, उसका ये पार्ट था, है ना। हिंदी में साझेदारों के बीच विवाद के निपटारे के तरीके साझेदारी विलेख का हिस्सा नहीं हो सकते। अरे कैसे नहीं हो सकते? उसी के लिए तो बनाई जाती है। तो ये फॉल्स हो गया, है ना, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर आप देखोगे तो शायद 18-19-20 में से कोई एक पॉइंट है जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के ऊपर है। तो भैया जी यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, क्योंकि इन्होंने झूठ गलत बोल दिया। इफ डीड इज साइलेंट, अगर कह रहे हैं कि डीड साइलेंट है, ठीक है जी, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वुड बी चार्ज ऑन कैपिटल। उप्स, 6% पर एनम तो सही लिखा था, लेकिन ये कैपिटल में गड़बड़ कर दिया। यहाँ कैपिटल की जगह लोन होना चाहिए था, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया, ये भी हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है जी। पूरा क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड, क्या बात है, सब फॉल्स लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये होगी ना बात। नाउ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन 6% पर एनम। अच्छा यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स लोन पे 9% होना, 9% पर एनम, लेकिन ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि हम 6 देते हैं। लेकिन देखो डीड है कि नहीं है। अच्छा ये भी पढ़ना, कई बार एग्जाम में पता क्या कहता है, लिखता है इफ देयर इज डीड। तो अगर डीड होगी तो जो डीड में कहा होगा वो होगा, यानी कि इफ देयर इज डीड तो एग्रीड रेट। ध्यान से समझना इस बात को, इफ देयर इज डीड, अगर डीड है, ठीक है जी, ओके जी, अगर उनके बीच में सहमति हो गई है तो जो सहमति हुई है उस रेट पर, ठीक है जी, जो सहमति हुई है उस रेट पर मिलेगा, ठीक है जी, तो एग्रीड रेट। बट यहां पर डीड क्या है? साइलेंट है। तो अगर डीड साइलेंट है तो ये रॉन्ग है भैया जी। क्यों? क्योंकि 6% पर एनम होता है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया भैया जी।
ठीक है जी। तो तीनों हमारे फॉल्स है। यदि विलेख मौन है तो साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, पूंजी पर ब्याज नहीं होता है ना, ऋण पर होता है। साझेदार के ऋण पत्र पर ब्याज 9% वार्षिक दर से मिलेगा, दिया जाना है। यदि विलेख, यदि विलेख दर के बारे में मौन है तो हमें यहाँ 6% है ना। हाँ जी कीर्ति जी, बिल्कुल सही कीर्ति जी, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अगर यहाँ ये लिखा होता ना, अगर यहाँ लिखा होता इफ देयर इज डीड, ठीक है, अगर लिखा होता कि यहाँ डीड है, विलेख है, तो फिर 9% करेक्ट होता, ठीक है। लेकिन डीड साइलेंट लिखा है तो ये रॉन्ग हो गया। वेरी गुड, इस बात को याद रखना, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं ना, देन इट इज ट्रू, इसका मतलब है कि फिर ये सही होता है ना। हिंदी वालों के लिए मैंने बोल के लिख दिया भाई, तो ये सही होता। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आती है बारी अगला सवाल। जय वीरू ठाकुर, लो पूरी शोले टीम उठा के ले आया हूं मैं। अगर आपने देखी होगी तो बड़ी मस्त फिल्म है, दोस्ती के ऊपर अच्छी फिल्म है। नाउ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 विद अ कैपिटल 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, इनकी कैपिटल दे दी इन्होंने। फिर कह रहे इन एडिशन टू कैपिटल, जय ने क्या किया है भैया जी, एडवांस लोन 2 लाख रुपए, जय ने 2 लाख का लोन भी दे रखा है। सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट, उप्स, नो एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, नो डीड है ना, नो डीड टू गाइड देम, तो नो डीड है भैया, डीड साइलेंट है हमारी। ठाकुर वांटेड टू गेट 50% ऑफ शेयर, मुझे क्या करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, अच्छा, ऑफ शेयर प्रॉफिट, बट वीरू एंड जय डिड नॉट एग्री। तो क्या ये लोग सही है, तो यस दे आर करेक्ट, ठीक है जी। क्या कि जय और वीरू सही हैं, ये एग्री नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं है इनके बीच में। तो इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन आपको इन द एब्सेंस ऑफ डीड वाला काम करना पड़ता है। तो ऐसे में दे वांटेड टू गेट 50% शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये 50% नहीं ले सकता, 1/3 ले सकता, क्योंकि 3 पार्टनर हैं। अगर 3 पार्टनर है तो 1 1 1, तो इसको बोलते हैं 1/3, इसको बोलते हैं 1/3, इसको बोलते हैं 1/3। तो 1/3 हिंदी में क्या कहते हैं, 1/3। अंजलि जी मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ, 1/3। अगर कुछ मिसिंग लगे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है कि अगर आप ये कहोगे ना इसको हिंदी में लिख दो, तो यार यहाँ पे थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं इंग्लिश भी लिखूं हिंदी भी लिखूं, तो डबल लिख नहीं सकते, वरना यहाँ पर सब कुछ है। और मैंने हिंदी में ही बोला कि अगर डीड है यानी विलेख है, अगर विलेख है तो जो दर दी गई है वही सही है। क्योंकि यहाँ पर डीड नहीं है, मतलब विलेख नहीं है, साइलेंट है, तो फिर ऐसे केस में ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये 6% पर एनम होना चाहिए, ठीक है। आई होप अब आप क्लियर होंगे। चलिए जी, ओके, तो यहां पर क्या हो गया, जय और वीरू सही है, एग्री नहीं होंगे क्योंकि ये 1/3 होगा ना, इक्वल रेशो, बिल्कुल ठीक, इक्वल रेशो। फिर जय वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन बी पेड 6% पर एनम, जय कह रहा है कि भैया जी मुझे 6% पर एनम चाहिए, अच्छा जी। एंड ठाकुर एंड वीरी वांटेड टू पे 5% पर एनम, ठीक है जी। हिंदी में देख लो, जय चाहता था कि उसे ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक दर से दिया जाए, लेकिन ठाकुर और वीरू ने मना कर दिया, देना नहीं चाहते। तो यहां पर जय सही है, जय ट्रू, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो लिखोगे जय इज करेक्ट, ठीक है। तो ट्रू की जगह मैं करेक्ट वर्ड लिख देता हूं। और हिंदी में लिखना चाहोगे तो जय सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब डीड नहीं होते, विलेख नहीं होता, तो 6% पर एनम पर ही लोन पर ब्याज मिलता है, ऋण पर ब्याज मिलता है, तो बिल्कुल ठीक है। अदर्स रॉन्ग है ना, तो ठाकुर और वीरू यहाँ पे क्या हो गए, गलत हो गए। फिर जय और वीरू वांटेड टू मेक माइनर अ पार्टनर, जय और वीरू कह रहे हैं कि माइनर को पार्टनर बना दो, ठीक है जी, नाबालिग को अपना साझेदार बना लो। ठाकुर मना कर रहा है, कैन दे एडमिट अ न्यू पार्टनर, तो आंसर इज नो, नहीं। अगर कोई भी एक साझेदार भी मना कर दे, चाहे 40 साझेदार हो चाहे 50, उसमें से कोई एक भी मना कर दे, तो नया पार्टनर नहीं आ सकता, ठीक है जी। तो जय और वीरू नाबालिग को साझेदार बनाना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर मना कर दिया। क्या वे नाबालिग को साझेदार बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए ओके, तो ये आपका होमवर्क था। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले है, हिंदी में मैं अभी बोल देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम सीखने वाले हैं, ठीक है जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमारा आज का क्या है, अच्छा ऑटोमेटिक, ठीक है जी, ठीक है। तो लाभ हानि विनियोजन खाता बोल दिए, नियोजन खाता बोल दिए, जो भी आपकी किताब में लिखा हो आप वो चल लो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये क्या है, तो देखो 11वीं में अपन ने पढ़ा था ना, ध्यान से समझना है ना, 11th क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है।
तो 11th क्लास में हमने जो भी पढ़ा था, अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा, दो लिखेंगे तो डबल टाइम जाएगा। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपने 11वीं थोड़ी बहुत तो पढ़ के आए होंगे, थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस नाम याद रखना है आपको। तो हम यहाँ पर 3 प्रकार के अकाउंट बनाते थे। एक बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है जी, व्यापारिक खाता कह सकते हो आप इसको। सेकंड लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हम तीसरा बना देते थे बैलेंस शीट, जिसको आर्थिक चिट्ठा भी कह सकते हो आप, यहाँ जो भी कहा जाता होगा हिंदी में, ठीक है जी। तो हम ये 3 अकाउंट बनाया करते थे, लेकिन ये तीनों अकाउंट बनते हैं सोल प्रोप्राइटर में, यानी कि जब एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा हो, एक ही व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो, तब ये 3 अकाउंट बना करते थे। हाँ जी भैया, ये 3 अकाउंट बना करते थे। अब क्योंकि आप 11वीं से 12वीं पे आ गए, तो 1 साल बड़े हो गए, तो 12वीं क्लास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, 12th क्लास। अब जब आप 12th क्लास में आए तो ट्रेडिंग अकाउंट तो एज इट इज बनता है, हालांकि आपको बनाने के लिए नहीं आता, क्योंकि 11वीं में आप सीख चुके हो, तो इसलिए आपको 12th में ये सिखाया नहीं जाता ना, 12वीं कक्षा में ये नहीं सिखाया जाता कि 11वीं में सीख चुके हैं, ठीक है भाई, बात खत्म। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये तो अभी भी सेम ही है, लेकिन इनके बीच में एक और अकाउंट बन जाता है, इनके बीच में एक और अकाउंट बन जाता है। भैया कौन सा अकाउंट, तो ध्यान से देखिएगा। अब आपका तीसरा अकाउंट बनता है लाभ हानि, ठीक है जी, लाभ हानि विनियोजन खाता। तो जो हिंदी में मैं उनको हिंदी में बोल दे रहा हूं, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। फिर अब ये क्या होता है मैं अभी सिखाऊंगा, अभी पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये आया कहां से, है ना, क्यों आया। फाइनल अकाउंट ठीक नहीं आता है, अरे अभी कुछ करना नहीं है, अभी कोई अकाउंट नहीं बनाना है, ये मैं बस नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है, डोंट वरी, घबराओ मत, जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो, नाम तो याद रह सकते हैं, नाम में तो कोई दिक्कत नहीं, नाम तो याद ही होगा यार, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, है ना, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, या जो भी आपके यहाँ बोला जाता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, यानी साझेदार खाता, साझेदार के पूंजी खाता, ठीक है, या करेंट अकाउंट भी हो सकता है। अभी अपन सीखेंगे भैया कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट क्या होता है, अभी सीखेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। और 5वां आपका सेम है बैलेंस शीट। अच्छा, बिहार बोर्ड में वैसे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको कराए नहीं जाते हैं, जो भी हमने एग्जाम सेंटर देखे हैं तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन अपन थोड़ी बड़े क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे यार, क्योंकि मान लो बिहार बोर्ड में नहीं आता, लेकिन बिहार के बाद भी तो आपको एग्जाम देने हैं, आप या तो CA करने जाओगे या CUT करने जाओगे। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में जाओगे तो फिर अलग बात है, वहाँ गवर्नमेंट एग्जाम में अलग अलग चीज़ें होंगी, वहाँ पे पॉइंट होगा, तो वहाँ पर भी तो बड़े बड़े सवाल करने पड़ेंगे, तो अपनी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए बड़े सवाल करने की। तो इसीलिए अपन कुछ बड़े सवाल करेंगे, बहुत सारे नहीं पर कुछ तो करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे, है ना। आपको कभी अगर आगे चल के बड़े क्वेश्चन करने को मिले तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ तो पढ़ा दिया था, है ना, और इसी बहाने क्या पता आप मुझे याद कर लो। चलिए जी, अब आप लोगों को थोड़ी सी बातें पुरानी याद करनी पड़ेगी कि जब लाभ हानि खाता बनाया जाता था, ठीक है जी, ठीक है, तो अब जब ये लाभ हानि खाता बनाते थे ना, तो यहां से निकलता था हमारे पास लाभ या हानि, ठीक है जी। इस लाभ हानि खाते का मतलब ही यही है कि लाभ और हानि को निकालना, ठीक है। तो यहां पर कुछ आइटम्स होते थे, आइटम्स दिखा रहा हूं मैं आपको। पहला, अगर आप देखोगे तो वेतन यानी कि सैलरी, ठीक है जी। दूसरा कमीशन, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। फिर चौथा, ध्यान समझना है ना, चौथा है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। फिर 5वां कमीशन, कमीशन तो आ गया, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, किराया, ठीक है जी, ओके जी। अब ये सारे जो है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या है, एक प्रकार के एक्सपेंसेस हैं, ये क्या है हमारे लिए, एक प्रकार के खर्चे हैं, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, व्यय भी बोलते हैं इनको, जो भी आपको, क्योंकि देखो हिंदी में ना कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है जी। तो एक्सपेंसेस बोल सकते हो, व्यय बोल सकते हो, खर्चे बोल सकते हो, ठीक है जी। तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हुआ करते थे 11th क्लास में। लेकिन अब इनमें 2 प्रकार के बाइफरिकेशन आ चुके हैं। अब इनमें क्या है, 2 प्रकार के बाइफरिकेशन है, एक अदर्स और एक है पार्टनर्स, ठीक है जी। एक अदर्स और एक है
पार्टनर्स। ठीक है जी, पार्टनर्स मतलब साझेदार। ठीक है, अदर्स मतलब या तो एम्प्लॉय होगा या कोई और मैनेजर होगा। ठीक है जी, तो ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सैलरी पहले 11वीं क्लास में, जिन्होंने 11वीं क्लास पढ़ रखी होगी उनको याद होगा कि 11वीं क्लास में भी वेतन, हिंदी में वेतन कहते हैं, ये हमारा खर्चा हुआ करता था। तो खर्चा हुआ करता था तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है और ये डेबिट साइड पर आता है। कहां पर आता है? डेबिट साइड पर। डेबिट साइड मतलब दो साइड्स होती हैं। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बता रहा हूं, जिन्होंने पढ़ा उनको तो याद ही आ रहा होगा, है ना। अब देखो, हमें यहां पर सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तो इसलिए अपन थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, लेकिन आप लोग प्लीज समझिएगा जरूर। काम करता है, इसको थोड़ा खींच देता है, उस तरफ खींच लेंगे तो थोड़ा सही है। अब ठीक है, अब जगह बन गई ना। हाँ, तो ये अदर्स हो गए और ये पार्टनर्स हो गए। चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ये कहां पर आएगा भैया? डेबिट साइड पर आएगा। ये कहां पर आएगा? डेबिट साइड पर आएगा। अगर आप किसी भी इंप्लॉय को, किसी भी मैनेजर को या ऐसे किसी को भी दे रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा, यानी लाभ हानि खाता में खर्चे की तरफ आएगा। ओके जी। अच्छा, अगर पार्टनर को दे रहे हो तो बस यही याद रखना है कि ये P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। ठीक है जी, और आएगा कहां? तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये भी डेबिट साइड पर आएगा। तो आएंगे डेबिट साइड पर, लेकिन अगर सैलरी आप किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे हो जो पार्टनर नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, वरना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। ये यहां पर नियम तय किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है मैं अभी बताता हूं, पहले एक एक करके इसको देख लीजिए। अच्छा, अगर कमीशन आप किसी को दे रहे हो, जैसे मैनेजर को दे रहे हो या किसी भी राजनीतिक सेल्स एजेंट को दे रहे हो, किसी को भी आप कमीशन दे रहे हो, तो ऐसे केस में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर ही आएगा। ठीक है जी, ओके जी। लेकिन अगर कमीशन पार्टनर को दे रहे हो तो फिर ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर ही आएगा। अच्छा भैया जी, ये बात है क्या? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल यही बात है। अच्छा, अगर ब्याज है भैया जी, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या होती है? पूंजी होती है। अब पूंजी किसको कहते हैं? जब ओनर, जो ओनर है या जो मालिक है वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको पूंजी कहते हैं। तो यानी अदर तो कोई पूंजी हो नहीं सकता, तो जी हाँ, तो इस केस में तो ये आता ही नहीं है। ठीक है जी, पूंजी इस केस में तो आता ही नहीं है। तो किस केस में आता है? सिर्फ पार्टनर के केस में आएगा या मालिक के केस में आएगा। तो ये तो भैया जी फिर P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड ही चला जाएगा। अदर के केस में तो आएगा ही नहीं, और मालिक के केस में आएगा तो मालिक के लिए अलग से चला जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लोन दोनों से करते हैं। ठीक है, लोन दोनों से करते हैं। लोन आप किसी बैंक से भी ले सकते हो, किसी जमींदार से भी ले सकते हो, किसी व्यक्ति से भी ले सकते हो, और पार्टनर से भी ले सकते हो। तो अब हमें पता है कि भैया लोन तो दोनों से लेते हैं। अब जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ना कि सैलरी यहाँ P&L के डेबिट, ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट, कमीशन यहाँ P&L को डेबिट, ये P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ क्रॉस है, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन में जा रहा है। अब आपका दिमाग कहेगा भैया इंटरेस्ट ऑन लोन अदर के केस में P&L डेबिट और पार्टनर के केस में P&L एप्रोप्रिएशन। नहीं, बस यहीं पर आपको ध्यान देना है। यहां पर ध्यान दे दोगे तो कोई गलती नहीं होगी। यही चीज बस आपको समझनी है कि इन दोनों के केस में आपको ध्यान देना है कि चाहे आप किसी भी व्यक्ति से ले रहे हो उधार, या फिर किसी और के पास कोई प्रॉपर्टी थी और आप उसमें रह रहे हो, तो आपको किराया चुकाना पड़ेगा। परंतु यही कॉमन बात यहां पर भी होगी कि अगर आप पार्टनर से उधार ले रहे हो, पार्टनर से लोन ले रहे हो, तो आपको पार्टनर को भी चुकाना पड़ेगा। अगर पार्टनर की किसी प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो तो उसको भी आपको किराया चुकाना पड़ेगा। और ये दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएंगे डेबिट साइड पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएंगे डेबिट साइड पर। आई बात समझ में क्या? अभी तो जो लिखा वो याद रहेगा क्या? अब मैं इसको समझाता हूं कि इसका प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, पहले आप एक बार बता दीजिए टमाटर भेज के कि यहां तक बात बनी है ना, यहां तक मैंने लिखा दिया। ठीक है जी,
ओके, तो अगर वेतन है किसी और व्यक्ति का तो वो लाभ हानि खाते में जाएगा। अगर वेतन आप ओनर को दे रहे हो यानी पार्टनर्स को दे रहे हो, साझेदार को दे रहे हो, तो लाभ हानि विनियोजन नियोजन खाते में डेबिट साइड पर आएगा। अगर आपने भैया जी सैलरी वेतन हो गया, अब अगर आपने मान लीजिए क्या बोलते हैं कमीशन, है ना, कमीशन किसी और को दिया तो लाभ हानि खाते में, कमीशन पार्टनर को दिया तो विनियोजन खाते में। अगर भैया जी आपने मान लीजिए इसी के बाद अपन चलते हैं, वेतन हो गया, कमीशन हो गया, पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज अदर को तो दोगे ही नहीं क्योंकि उनकी थोड़ी पूंजी होती है, पूंजी तो उसकी होती है जो ओनर पैसे लगाता है, जो साझेदार पैसे लेकर आ रहा है, तो पूंजी पर ब्याज उनको जाएगा और वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट के केस में, यानी कि ऋण पर ब्याज या फिर किराया भत्ता जो होता है, उस केस में चाहे आप पार्टनर से ले रहे हो चाहे आप किसी और व्यक्ति से ले रहे हो, जिससे भी आप कर रहे हो, आपको उसको पैसे चुकाने पड़ेंगे और ये दोनों ही आपके लिए पीएनएल के डेबिट में जाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें एक नियम है, जो भी चीज आपकी पीएनएल के डेबिट साइड पर जाती है, कौन सा कलर चूज करें यार, अब तो कलर ही खत्म हो गया, चलो सफेद कलर है। अब समझना बात को, जो भी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में होती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्लीज हिंदी वालों, मैं आज आपको कंप्लीट कराऊंगा ये टॉपिक, चिंता नहीं करना, भी मैं हिंदी में बताता हूं। फिर और जो भी हमारे पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट आता है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, तो जो भी चीज ये 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 चीजें हैं, है ना, ये सब कहां जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो ये है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है। टमाटर नहीं भेजे आपने, टमाटर गए तो, अच्छा लोग मिर्ची भेज रहे, मिर्ची पसंद है क्या, अच्छा जी, चलो टमाटर भेज दोगे तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि उससे राइम बनती है, आहट टमाटर वाहट टमाटर, टमाटर बड़े मजेदार। चलिए जी, अब पॉइंट ये आता है भैया जी कि आखिर ये दो अलग अलग खाते क्यों बनाए जा रहे हैं, है ना। रोहित जी, मैं अभी हिंदी में बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको। अभी तो सिर्फ मैंने नाम लिखे हैं ना, ये देखो, अरे यार आप लोग थोड़ा सा वेट नहीं करते, बस यही प्रॉब्लम है। ये देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख कर लाया हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए छूट जाएगा। ठीक है जी, ये हिंदी में भी लिखा है लाभ हानि खाता, लाभ हानि विनियोजन खाता, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये हिंदी में लाभ के विरुद्ध व्यय, लाभ का विनियोजन, तो सब लिखा हुआ है। मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, पर अभी क्या मैं एक साथ थोड़ी सारी चीजें समझा दूंगा, पहले मैं अपना कॉन्सेप्ट तो आपको समझा दूं, है ना। अब मैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, प्लीज आप लोग समझिएगा इस बात को, है ना, बड़े प्यार से पढ़ेंगे अपन। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ए फॉर एप्पल है, अब मैंने कहा ए फॉर एप्पल, तो आप कहोगे भैया ए तो बोल दिया आपने, एप्पल की स्पेलिंग में पी आता है, पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब तो जब पी आएगा तब बताएंगे ना। तो बस यही यहाँ पर है कि अभी मैं बस आपको लिख के ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दो बाइफरिकेशन समझ में आ जाए कि एक लाभ हानि खाता है, एक लाभ हानि विनियोजन खाता है। लाभ हानि खाता में कुछ जाता है, लाभ हानि विनियोजन कुछ खातों में कुछ जाता है, और क्या क्या जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, बनते बनते क्लियर हो जाएगा, हाँ वही कह रहा हूँ, आगे बढ़ते बढ़ते क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको दो चीजों में बाइफरिकेशन बता रहा हूँ कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहले आपके दिमाग में ये दो अलग अलग चीजें तो बन जाएं, फिर इनमें अंतर क्या है, क्यों बनाया जाता है, अब मैं समझाऊंगा। ठीक है जी, फिर जब मैं इसको समझा दूंगा कि ये पीएनएल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें क्या अंतर है, कैसे बनाना है, तब मैं उसके बाद आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या अंतर है ना। अब एक साथ में सब कुछ थोड़ी बता दूंगा, एक एक करके चलेंगे ना अपन। ठीक है, ओके जी, तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अपन पहुंच गए हैं, हमें दो बातें समझ में आ गई कि भैया दो प्रकार के खाते होते हैं, एक लाभ हानि खाता, एक लाभ हानि विनियोजन खाता। लाभ हानि खाते में क्या आता है मैंने ये दिखा दिया, है ना। ठीक है, अब जो लाभ हानि खाते में आता है उसको क्या बोलते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या है, ये धीरे धीरे सीखेंगे। अच्छा, अब लाभ हानि विनियोजन खाते में क्या क्या आता है वो मैंने आपको दिखा दिया। और भी चीजें आती हैं, लेकिन अभी मैं पार्टनर और अदर की बात कर रहा हूं, वो कहां जाएगी वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी हमने दो खातों के बारे में सीखे। अब सवाल ये आता है कि भैया एक बात बताओ, आखिर मैं ये खाता बना क्यों रहा हूं,
लाभ हानि विनियोजन खाता आखिर मैं बना क्यों रहा हूं? आपके मन में आ रहा है क्या ये सवाल कि ठीक है भैया जी, हम आपकी बात समझ गए कि हमें इसे बनाना है, लेकिन क्यों, है ना, लेकिन क्यों, आखिर मैं इसे बना क्यों रहा हूं? तो देखिए, कहते हैं ना कि भैया जी धीरे धीरे चीजें बनती हैं, ठीक है जी। तो धीरे धीरे चीजें का मतलब क्या हुआ कि यार एक्चुअली में लोग ये सोचने लग गए कि यार चलो पहले तो लाभ हानि खाता बनाते हैं, तो लोगों ने लाभ हानि खाता बनाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे लोगों को लगा कि यार हर साल वही लाभ हानि खाता ही बनाते रहो, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो जब साझेदारी प्रकार की चीजें सामने आई, पहले तो लोग अकेले अकेले ही बिजनेस करते थे, फिर लोगों ने देखा कि अगर मिलके बिजनेस किया जाए तो भी अच्छा हो सकता है, तो वो लोग मिलके बिजनेस करने लग गए। अब मिलके बिजनेस करेंगे तो कुछ नियम कानून भी बनाने पड़ेंगे, तो हमने कहा हाँ जी, तो कुछ नियम कानून बनाने लग गए। जब नियम कानून बनाने लग गए तो उसमें कुछ लोगों को लगा कि यार एक बात बताओ, यार ये पार्टनर्स हैं और ये अदर लोग हैं, तो इनके बीच में भी तो अंतर है। तो अगर मैं साझेदार को और बाकी सारे लोगों को भी एक ही खाते में दिखा दूंगा तो मुझे ये तो डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा कि साझेदार वाला खर्चा कितना है और बिना साझेदार वाला खर्चा कितना है ना। अब क्योंकि अगर मैं अकेला आदमी हूं तो मैं मालिक हूं और अदर लोग हैं, लेकिन जब मैं पार्टनर हूं तो पार्टनर पर किए जाने वाला खर्चा और अदर्स पर किए जाने वाला खर्चा, ये दोनों तो मिक्स हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको अलग किया गया, ठीक है जी, इसीलिए इसको अलग से दिखाया जाता है। तो अगर आप देखोगे तो जो सैलरी पार्टनर को मिल रही है अलग दिखाओ, जो कमीशन पार्टनर को मिल रहा है अलग दिखाओ, जो पूंजी पार्टनर की है उस पर जो ब्याज लग रहा है उसको अलग दिखाओ। अब आपके मन में आ सकता है भैया कि ये दोनों चीज भी तो पार्टनर को ही मिल रही है, ऋण पर ब्याज और रेंट पार्टनर को ही मिल रहा है, तो उसको हम यहाँ क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि रिसर्चर्स ने कहा कि यार ये थोड़ा गंभीर मुद्दे होते हैं, है ना, लोन लेना, क्योंकि पार्टनर को तो पूंजी लगानी चाहिए। अगर पार्टनर लोन दे रहा है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, तो इसीलिए इसको इन्होंने अलग से रख दिया, ठीक है जी। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये दो चीज चाहे अदर हो चाहे पार्टनर हो, दोनों के लिए ये लाभ हानि खाते में डेबिट साइड आती है। अब अपन ने समझ लिया ये दो खाते अलग अलग हैं, है ना। इन दो खातों को क्यों बनाया जा रहा है? ताकि दूसरों पर जो आप खर्च कर रहे हो और जो पार्टनर्स के ऊपर हो रहा है उसमें एक अंतर दिखाया जा सके, सबको क्लियरली दिखाई दे कि पार्टनर को क्या मिला, पार्टनर को क्या क्या दिया और अदर्स पर क्या क्या खर्चा किया। तो ये रीजन था। ओके जी, अब इसके बाद ये दोनों पॉइंट्स तो इसको भी अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब अपन इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसकी थ्योरी को खत्म कर लेते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी पे जाएंगे कि इसको चार जगह प्रॉफिट क्यों कहते हैं और इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्यों कहते हैं। चलिए जी, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ध्यान रखना सीयूटी अगर आप लोग देने के इच्छुक हो तो भैया उसमें ये सवाल आया था कि बताइए साझेदारी जो होती है उसमें खाते कौन कौन से बनाए जाते हैं और किस सीक्वेंस में बनाए जाते हैं। तो याद रखना, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं अलग से आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। चलिए, तो अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कि भाई लाभ हानि विनियोजन खाता होता क्या है? तो कोई भी ऐसा खाता जिसमें लाभ और हानि निकाली जा रही है तो उसे नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। हिंदी में देख लीजिए, ये एक नाम मात्र खाता है। ओके जी, तीन प्रकार के खाते होते हैं ना, पर्सनल नेचर का खाता होता है, रियल नेचर का और ये। अच्छा जी, अब आपने खुद देखा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जा रहा है? पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले ये बनाया जा रहा है, फिर ये बनाया जा रहा है, फिर ये बनाया जा रहा है ना। तो विनियोजन खाता जो है हमेशा लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है, ठीक है जी। It is prepared just after the profit and loss account, hence it is an extension of profit and loss account। तो भैया जी यहाँ पर क्या है? ये लाभ हानि खाते के तुरंत बाद, ठीक बाद बनाया जाता है, इसीलिए आप ये कह सकते हो कि ये लाभ हानि खाते का एक विस्तार रूप है, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, इतना तो आप लिख दोगे। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि लाभ हानि विनियोजन खाता क्या है, तो आप बताओगे ये एक प्रकार का नाम मात्र खाता है, ये लाभ हानि खाते के तुरंत बाद बनाया जाता है, इसीलिए इसको लाभ हानि खाते का विस्तृत रूप कहा जाता है। तो हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो। फिर इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म, यानी कि लाभ हानि विनियोजन खाता कोई और नहीं बनाता, जो साझेदारी फर्म होती है ना वही बनाती है, ठीक है जी। तो यह लाभ हानि खाते के ठीक बात तैयार किया जाता है। ये लाभ हानि खाते हैं, तो ये तो हो गया, ये रिपीट हो गया, इसको काट दो। हाँ जी, चलिए, तो यह केवल साझेदारी फर्मों द्वारा ही तैयार किया जाता है। ओके जी। फिर इट शोज नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इन एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर।
यानी कि इस खाते में हम ये दिखाते हैं कि जो मेरा लाभ है उसको मैंने पार्टनर को कैसे बांटा, पार्टनर को उस लाभ में से क्या क्या दिया। ठीक है जी, यही हिंदी में आ जाएगा। यह दर्शाता है कि लेखांकन अवधि के लिए शुद्ध लाभ साझेदारों के बीच में किस प्रकार से विनियोजित यानी वितरित किया गया, बांटा गया। ठीक है, हिंदी में आप बांटा गया भी लिख सकते हो अगर ये याद ना रहे तो। फिर जो भी एंट्रीज आप इसमें करोगे वो 1932 यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से करोगे। इस खाते में प्रविष्टियां साझेदार विलेख या कोई भी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के हिसाब से की जाती है। तो ये तो हमें पता ही है भाई, इस पे एक्ट अप्लाई होता है तो उसी हिसाब से हम एंट्रीज करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास कि लाभ हानि विनियोजन खाता क्या होता है। अब इसके बाद आता है कि कई ऐसी भी चीजें होती हैं, ये तो मैंने आपको डेबिट बताया। अब जब आप लाभ हानि खाता बनाते हो तो कुछ क्रेडिट में भी तो आता है ना, क्रेडिट में भी आता है। तो कई बार फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव भी होता है, कई बार फर्म को रेंट रिसीव्ड भी होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होता है, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव हो रहा है यानी कि फर्म ने साझेदार को उधार दिया तो ब्याज लेगा। हाँ जी भैया, ब्याज लेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर रिसीव हो रहा है यानी मिल रहा है ना, हिंदी में मिल रहा है। ठीक है जी, तो वो क्रेडिट साइड पर होगा ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, यानी लाभ हानि खाता। ऐसे ही अगर रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है जी, तो वो भी क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड पर होगा। लेकिन अब इसमें भी एक पेंच है। क्या पेंच है भैया जी? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है यानी आहरण पर ब्याज, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज पार्टनर को देना पड़ता है फर्म को, तो आहरण पर ब्याज फर्म को मिलता है, जो फर्म है उसको मिलता है। तो आईओडी अगर रिसीव होता है तो वो भी अगर आपको लगेगा कि भैया क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, नहीं। तो इसमें एक छोटा सा बदलाव है कि ये क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रहा है। ठीक है जी, तो प्लीज इसकी अच्छे से फोटो खींच लीजिए, इसको अच्छे से याद रखिए। फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको लिख सकते हो, हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट है, इसको आप याद रखेंगे तो इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा ही आसान चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, डन है जी, बढ़े आगे। तो टमाटर भेज दें जरा। क्लियर है? ओके, पुनाज जी ने कह दिया क्लियर है। तो अब बना लेते हैं अपन खाता। तो ये देखिए, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है जी, विनियोजन खाता, एक हमारा डेबिट पक्ष होता है, एक हमारा क्रेडिट पक्ष होता है। हाँ जी भैया जी, बड़ा आसान है भैया, ये बड़ा आसान। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे भाई, लाभ हानि विनियोजन खाता से, लाभ हानि खाते से आपको मिलेगा मुनाफा। ठीक है, आपको मिलेगा मुनाफा। याद है आप लोगों को, एक छोटा सा यहाँ पे बना दूं, ये लाभ हानि खाता होता है। ठीक है जी, ये छोटा सा बना के दिखा रहा हूं आपको। P&L अकाउंट कहते हैं इसको, ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है। इसका जो मुनाफा था ये इधर आता है। ठीक है, अगर आपने 11वीं में ध्यान नहीं दिया तो अब ध्यान दे दीजिए, यहां पर आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, ये होता है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट डेबिट साइड पर है, यही वाला नेट प्रॉफिट विनियोजन खाते में ये देखो क्रेडिट साइड पर आता है। ठीक है जी, जब आप एक खाते से दूसरे खाते में जाते हो तो साइड चेंज हो जाती है। जब आप एक खाते से दूसरे खाते में जाते हो तो साइड चेंज हो जाती है। ठीक है जी, तो यही नेट प्रॉफिट जो है ट्वीन करके यहां पर आ जाता है। अच्छा, अगर भैया जी लाभ हानि खाते में कभी नुकसान हो जाए तो, अगर यहां पर कभी नेट लॉस हो जाए तो ऐसे केस में ये जो नेट लॉस है ये क्रेडिट में है ना, तो विनियोजन खाते में डेबिट में आता है। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा नेट लॉस। ठीक है जी, हिंदी में भी देख लो भैया जी, ये रहा लाभ हानि नियोजन खाता बोलिए, विनियोजन खाता बोलिए। लाभ हानि खाता द्वारा लाभ या हानि खाते का स्थानांतरण शुद्ध लाभ यहां पर हो गया। अगर शुद्ध हानि हो जाए तो वो यहां पर हो जाएगा। ठीक है जी, काम खत्म। अब जैसा कि हमने सीखा, अगर आपको ये बात याद रह गई तो ये देखो, ऋण पर क्या होता है, पूंजी पर ऋण कहां जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे है ना, ब्याज, ऋण कह रहा हूं मैं, पूंजी पर ब्याज जो है वो कहां जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो ये देखिए भैया जी, ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पूंजी पर ब्याज
जितने पार्टनर है ए बी सी, जितने पार्टनर है, ए पार्टनर है तो ए, बी पार्टनर है तो बी, सी पार्टनर है तो सी, उसके नाम पर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सैलरी होगी, सैलरी जितने पार्टनर होंगे उसके नाम पे, कमीशन जितने पार्टनर होंगे उतने नाम पर। और एक और चीज कभी कभी आ जाती है, रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप लोग हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब जैसे आप लोग मान लीजिए आपकी तनख्वाह है 50,000 रुपये, तो क्या आप सारे के सारे रुपए उड़ा दोगे? क्या कहते हो, 50 के 50,000 रुपये उड़ा दोगे या फिर कुछ बचा के रखोगे? कुछ बचा के रखना चाहोगे कि क्या कहोगे, भैया हम तो वो वाले हैं, 4 दिन की जिंदगी है, उसके बाद क्या करना है, तो सारा पैसा अभी कभी उड़ा देते हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ी कॉमर्स के बच्चे तो नहीं करते, उनको पता है भाई, है ना, कि सेविंग बचत करने का क्या उपयोग होता है, ठीक है जी। तो वो लोग तो बचत करते हैं। रति जी बनेगा, मैं बता देता हूं किस सिचुएशन में बनेगा, है ना। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि नहीं बनेगा, एक सिचुएशन है जिसमें बनता है, ठीक है, और शायद हो सकता है कि आपकी किताबों में ना बताया गया हो, लेकिन एक सिचुएशन है जब वो बनेगा, मैं आपको बता दूंगा कब बनेगा, ठीक है। अभी पहले थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही ये साझेदार लोग भी बड़े चालाक होते हैं। ये लोग सोचते हैं मान लो आज हमें लाभ हुआ, कल अगर हानि हो गई तो, इसलिए जो लाभ होता है उसमें से कुछ पैसा बचाकर रख लेते हैं, कुछ पैसा बचाकर रख लेते हैं, उसी को रिजर्व कहते हैं। तो अगर रिजर्व बचा के रख रहे हो तो वो भी आपका इस तरफ आता है, ठीक है। और मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज, क्रेडिट साइड पर, ये देख लीजिए, ठीक है। तो भैया जी ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो जो जो चीज जहां जाए, इसलिए आप इसको अगर याद रख लोगे तो आपका विनियोजन खाता, इसके आगे की जो भी सोच है वो सब आपको क्लियरली दिखाई देगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। जरा हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ तक अपना क्लियर है, ये ड्राइंग हो गया, ओके जी, क्लियर है। तो आइए यहाँ पर देख लीजिए, तो पूंजी पर ब्याज, भागीदार ए बी सी, भागीदारों का वेतन, भागीदारों का कमीशन या आरक्षित में स्थानांतरण किया जाना, है ना, कुछ पैसे हमने बचा के रख लिए, ठीक है जी, ओके। फिर यहाँ पर भागीदार आहरण पर ब्याज, ओके जी। अब क्या होगा भैया जी, जब सवाल आएगा, बिहार बोर्ड में कम आता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं भैया यहाँ पर 1 लाख रुपए है, ठीक है। यहाँ पर इन तीनों के पार्टनर को मिला के 10,000 रुपए हो गए, तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 1,10,000। फिर यहाँ पर आपके पास कुछ पैसे होंगे, मान लीजिए लॉस नहीं है अभी, अगर लॉस ना हो, अगर लॉस होगा तो यहाँ लॉस भी आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये इन तीनों का जो टोटल आ रहा है वो 30,000 रुपये आ रहा है। फिर किसी पार्टनर को हमने वेतन दिया, अगर वेतन 3 पार्टनर का होगा तो तीनों के नाम आएंगे, है ना। अब मान लीजिए ये 20,000 हो गया। फिर भैया जी यहाँ पर हमने कमीशन दे दिया किसी को 10,000 रुपये का, तो कमीशन, अगर 2 लोगों को कमीशन दिया तो 2 लोगों के नाम आ जाएंगे। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी कि भैया मैंने रिजर्व में 5,000 रुपये बचा लिए। तो अब मुझे बताओ कि टोटल फायदा कितना हुआ। तो जाहिर सी बात है भैया, इनका टोटल हो रहा है 1,10,000 और ये कितना हो रहा है 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 5 65। तो यानी कि भैया ये तो 65 ही है। तो बचा हुआ हिस्सा जो होता है वो मेरा हो गया लाभ हानि, यानी कि इसी को मैं कहता हूं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये क्या होता है आगे सीखेंगे, अभी तो प्रॉफिट निकालना है बस। तो 65,000 को 1,10,000 में से माइनस कर दो तो कितना आएगा, कोई बताएगा? हाँ जी, कितना आएगा कोई बताएगा, है ना। यहाँ पर 1 लाख आ गया, यहाँ पे 10,000 आ गया। ये एग्जाम्पल है भैया जी, है ना। अभी एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पर। तो 1 लाख ये रहा, 10,000 ये रहा, तो यहाँ पे 30 20 10 5। तो अब इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, कितना हुआ भैया जी। तो इनका टोटल हो गया 30 और 20 50 और 10, जो एक तरफ है ना उनकी टोटली कर लो, तो ये हो गया 65,000। और इनकी टोटली कितनी हो गई, 1,10,000। तो भैया जी 1,10,000 में से आपको 65,000 को माइनस कर देना है। लो भैया, बड़ा ही आसान है भैया, आराम से माइनस करो और आगे बढ़ो। तो ये हो गया हमारे पास 45,000। अब अगर हमारे पास 45,000 हो गया है तो ये मेरा यहां पर आ जाएगा 45,000, यानी कि मेरा अभी भी जो लाभ बचा हुआ है वो 45,000 है। और इस लाभ को लाभ के अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है जी। 35,000 तो 1 लाख में से आप लोग थोड़ा सा जो 35 लिख रहे हैं शायद कुछ गलती, हाँ बस 45 आ गया, वेरी गुड, बहुत सिंपल सा काम है ये, तो चुटकी बजाई के सवाल होंगे। हाँ जी, तो यही हिंदी में हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे लाभ स्थानांतरित किया जाएगा, तो भागीदार ए बी और सी, ठीक है। तो जितने भागीदार होंगे, 2 भागीदार होंगे तो 2 नाम आएंगे, 3 होंगे तो 3 होंगे, 4 होंगे तो 4 नाम आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है ये आपका लाभ हानि नियोजन खाता या विनियोजन खाता का प्रारूप, ठीक है जी। ओके, फॉर्मेट है एक तरीके से, आप ये समझ लो।
ओके भैया जी। अब इसके बाद आता है भैया जी इसके अंदर जर्नल एंट्री करना है ना, पुष्टियां करना इसकी। तो मुझे बताइए कि क्या आप इसकी जर्नल एंट्री करना जानते हो? 11वीं में आपने थोड़ी बहुत जर्नल एंट्री सीखी होगी, रिजर्व नहीं गुल्लक बोलेंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे समझ लो। माइस्टिक सारस ने बिल्कुल सही बोला कि गुल्लक समझ लो। हालांकि अब तो लोग गुल्लक में पैसे नहीं रखते, क्योंकि गुल्लक में अगर आप 10 रुपये रखोगे तो वो 10 ही रुपये रहेंगे। तो कम से कम पैसे ही रखने तो बैंक में रख दो, क्या पता उस पर 4-5%, 6% का ब्याज मिल जाएगा। पहले क्या है, बैंक का सिस्टम नहीं था तो लोग गुल्लक में रखते थे, है ना। बैंक में रखोगे तो कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे ब्याज के। चलिए जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो टमाटर तो भेज दो। नो सर किस लिए बोल रहे हैं? अच्छा नहीं आता है, ठीक है। तो देखो जर्नल एंट्री करने का नियम होता था, ठीक है जी। जर्नल एंट्री करने का क्या होता था, नियम होता था। अब अगर आप लोगों को नियम याद नहीं है तो मैं इसको करा दे रहा हूँ, ठीक है। और एक है बिल्कुल आराम से हो जाता है, ये देखिए रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री, प्रविष्टियां करने का नियम कानून। अब अगर किसी ने भी 11वीं ना पढ़ी हो, है ना, अगर आप में से किसी ने भी 11वीं नहीं पढ़ी है तो इतना कर लो, बस इतना कर लो कि आपको यह पता होना चाहिए कि परिसंपत्तियां यानी एसेट्स क्या होती हैं, संपत्ति समझ लो। दायित्व यानी लायबिलिटी क्या होते हैं, व्यय क्या होते हैं यानी खर्चे, आय यानी रेवेन्यू क्या होता है, पूंजी तो आपको पता ही है। इतना समझ लो कि ये क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या नाम आते हैं। इतना आपको 11th क्लास को एक बार दोबारा बुक खोल लेना, उसमें देख लेना, क्योंकि ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। अगर आपके एसेट्स हैं, ठीक है जी, इसको संपत्तियां बोल दीजिए, परिसंपत्तियां बोल दीजिए, जो भी आपके हिंदी में बोलते हैं, ठीक है जी। और आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों अगर बढ़ेंगे, ठीक है जी, ये दोनों क्या होंगे, अगर इंक्रीज होंगे, अगर इंक्रीज होंगे तो ये डेबिट साइड पर आएंगे। यानी कि मैंने कहा कि भैया ये मेरा फोन है, ठीक है जी, ये मेरा फोन है, ये मेरी एसेट है। क्यों? क्योंकि इस फोन से ही मैं सारी कॉलिंग वॉलिंग करता हूँ, इसी फोन से मैं कुछ काम करता हूँ, तो ये मेरे लिए एक संपत्ति की तरह, बहुत महंगा है भैया, संपत्ति है मेरी, जिगर का टुकड़ा है। लोग इसको खरीदने के लिए किडनी बेचते हैं, हालांकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन है ना। तो ये मेरा एसेट है भैया, इसको अपने पास ऐसा रख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं कल एक और फोन ले लूँ तो यानी कि मेरी एसेट बढ़ गई, है ना। क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट द गिवर, ओके ओके, ये रूल भी ठीक है हिमानी जी, लेकिन ना अपन इस तरीके से करेंगे ना तो थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। वरना फिर बार बार हमें ये देखना पड़ता है कि रिसीव कौन कर रहा है ना, गिवर कौन है। तो अपन सीधा नियम ये वाला फॉलो करेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसान होता है। अब अगर ये बढ़ जाए, मतलब एक के बजाय दूसरा फोन है, आप लोगों की दुआ रही तो आ भी सकता है, तो एक के बजाय अगर मेरे 2 फोन हो गए तो इसको क्या बोलते हैं, मेरा एसेट का बढ़ जाना, एसेट का बढ़ जाना, है ना। ये मेरा एसेट बढ़ गया तो मैं इसको क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरा कोई खर्चा बढ़ गया, मान लीजिए मैं भैया कहीं घूमने फिरने गया और वहां पर जाके मेरा खर्चा हो गया, तो अगर मेरा खर्चा बढ़ जाएगा तब भी मैं उसे क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, ठीक है। प्लीज आप लोग ये वाला रूल याद रखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। ये वाले मत रूल याद कीजिए, क्योंकि फिर उसमें ना टाइम लगता है, ये सबसे आसान रूल होते हैं। फिर उसके बाद होता है लाइबिलिटी यानी दायित्व, ठीक है जी, लाइबिलिटीज यानी कि दायित्व। फिर उसके बाद हो जाता है आपका रेवेन्यू यानी आय, जहां जहां से आप पैसे कमाते हो, और कैपिटल यानी कि पूंजी, ठीक है। ये आपकी मेजर हेडिंग्स होती हैं। अच्छा, अगर आप चाहो तो ड्राइंग्स को ऊपर ही रख सकते हो, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि ड्राइंग्स एक्चुअली में कैपिटल में से माइनस होता है, तो यहाँ पे आप ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, ठीक है। कई लोग ऐसे भी चलाते हैं, तो ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये जब भी बढ़ेंगे तो कहाँ होंगे, डेबिट साइड। अच्छा जी, अगर ये बढ़ने पर डेबिट साइड है तो बताओ घटने पर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, अगर ये बढ़ेंगे तो डेबिट और अगर ये घटेंगे तो क्रेडिट। भाई 2 ही तो साइड है, 2 ही दरवाजे हैं, या तो इधर जाओगे या तो इधर जाओगे, ठीक है। यहाँ तो 2 ही साइड है, या तो राइट हैंड या तो लेफ्ट हैंड। तो वैसे ही अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट और घट रहे हैं तो क्रेडिट। अब इसी का उल्टा है, ये इसी का उल्टा है, तो उल्टा कर दो। तो रूल याद करना भी बड़ा आसान काम है। तो अगर कोई लायबिलिटी है, कोई रेवेन्यू है, कोई कैपिटल है और इंक्रीज हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर डिक्रीज हो रही है, तो वो डेबिट हो जाएगा, खत्म बात। तो क्या इतना रूल याद रख सकते हो आप? ये तो सिंपल सा चीज है, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतना रूल तो आपको याद रहेगा, है ना। ओके, रूल याद है सर, ओके जी, वेरी गुड। तो और अच्छी चीज है जिनको याद है तो
चलिए तो ये हो गया हमारा काम खत्म। अब देखो यार, इस हिसाब से अगर आप एंट्री करोगे ना तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं आपको एक फटाफट वाली एंट्री करा दूं, फटाफट वाली एंट्री। तो देखो एंट्री करने का एक तरीका होता है ना। आपको इस तरीके से अगर आप एंट्री याद रखोगे तो आपको जो जिनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आता या जिन्होंने 11th बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, वो ये फॉर्मेट याद रख ले बस, है ना, ये प्रारूप को याद रख ले, उनका सारा काम हो जाएगा। कैसे, अब मैं समझाता हूं, ठीक है, इधर देखिएगा, ठीक है। जो हम प्रविष्टि करते हैं यानी एंट्री करते हैं तो उसको करने का एक तरीका होता है, समझ लें। यहां पर हम ऐसे करते हैं, बाय, फिर यहां पे खाते का नाम, फिर यहां पर आता है डेबिट, ठीक है, फिर ये डेबिट में अमाउंट होता है, ठीक है जी। ये करने का तरीका, अगर आपको 11वीं में बिल्कुल नहीं पढ़ो इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना मैं इसको डायरेक्ट भी करा सकता हूं। ऐसे ही यहां पर आता है टू, ठीक है जी, क्या आता है, टू, फिर खाते का नाम और होता है क्रेडिट और पैसा यहां पर जाता है, ठीक है। ये कोई भी जर्नल एंट्री करने का तरीका होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप जर्नल एंट्री कर रहे होगे 11th में तो ये बाय वर्ड आपको नहीं मिल रहा होगा और ये क्रेडिट वर्ड भी नहीं मिल रहा होगा। अगर आपको 11th क्लास याद होगी तो ये दोनों चीजें नहीं मिल रही होंगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लिखते समय ये दो चीज हटा देते हैं, यहां से ये बाय हटा देते हैं और यहां से ये क्रेडिट हटा देते हैं। लेकिन जो जानकार व्यक्ति होता है उसको ये बात याद है कि जो जानकार व्यक्ति होगा वो आपको बताएगा कि एंट्री पढ़ने का तरीका यही होता है, बाय खाते का नाम डेबिट, टू खाते का नाम क्रेडिट, ये प्रॉपर पढ़ने का तरीका होता है। लेकिन लिखते वक्त हम कई बार बाय और ये क्रेडिट नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब यही रूल अगर आपको याद है तो ये देखो एंट्री आपकी तुरंत बन गई। देखो जी, मुझसे कोई कह रहा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि ब्याज की एंट्री करके बताओ, क्या करो, ब्याज की एंट्री। तो यहां पे आपको टू वर्ड दिख रहा है, ये टू वर्ड दिख रहा है, दिख रहा है ना टू वर्ड। तो अगर कोई मुझसे कहता है कि भैया ब्याज की एंट्री करके बताओ, तो ये क्या है, टू है। अगर ये टू है तो हेडिंग हमेशा क्या होती है, बाय होती है। तो ये देखो, ये रही एंट्री। अगर आपने 11th बिल्कुल भी नहीं पढ़ी तो ये फॉर्मेट याद कर लो, आप एंट्री यूं कर लोगे, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे क्या दिख रहा है, बाय दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, बाय दिख रहा है। तो अगर ये बाय है तो टू कौन है, तो टू आपका ये वाला अकाउंट हो जाता है, ठीक है जी। तो बस हो गई एंट्री। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि भैया ये नेट प्रॉफिट की एंट्री बताओ, तो मैं कहूंगा नेट प्रॉफिट कहां है, बाय है। तो ये देखो पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री। अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप हिंदी में लिख ही सकते हो, सकल लाभ अकाउंट डेबिट टू लाभ हानि विनियोजन खाता यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जितने रुपए हैं वो यहां पर आ जाएंगे, ठीक है जी। लो, आसान है कि नहीं है। अब मैंने आपसे पूछा भैया जी दूसरी एंट्री भी बताओ, मैंने कहा दूसरी एंट्री कौन सी, आहरण पर ब्याज है उसकी एंट्री बताओ। तो मैंने कहा अच्छा जी देखिए, आहरण पर ब्याज किस तरफ है, इस तरफ है, तो ये बाय है, तो टू कौन होगा, ये होगा। जिसका खाता बना रहे होते हो आप, अगर बाय ये है तो टू वो, अगर टू इस तरफ है तो बाय ये। तो अब ये देखो भैया जी, आहरण पर ब्याज की एंट्री करा दो भैया जी। तो ये देखो, एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है जी। और ये तीनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि डेबिट पहले लिखना है, ठीक है जी। ये देखो, देखो कितना सिंपल है काम, ठीक है जी। पार्टनर ए बी सी है, तीन है, तीन लिख दिए, दो होंगे, दो लिख देंगे। अब क्रेडिट किसको करें भैया जी, क्रेडिट किसको करें, तो बाय तो टू, बाय तो टू। तो अब यहां पे आ जाएगा आपके पास टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ इससे इजी कोई तरीका है क्या। तो अगर आपको फॉर्मेट याद रह गया तो चुटकी बजा के कर लिया, फॉर्मेट याद रह गया चुटकी बजा के कर लिया एंट्री। ये एंट्री करने का तरीका, बस खत्म बात। अब भैया आपसे कह रहे हैं कि भैया तीसरी एंट्री भी बताओ, मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, तीसरी एंट्री भी बता देते हैं। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है भाई, तीसरी एंट्री भी बता देते हैं। तो ये लो भैया जी तीसरी एंट्री। अब तीसरी एंट्री क्या करनी है, यहां पे देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब तीसरी एंट्री यहां पर है। अगर लॉस का केस होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन टू लॉस, क्योंकि अब हम मुनाफे का केस मान के चल रहे हैं तो हमने मुनाफे की एंट्री कर दी है ना। अगर मुझे लॉस की एंट्री करनी होगी तो मैं लॉस की एंट्री क्या कर दूंगा, उल्टी, है ना। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट पे, वो डेबिट पे चला जाएगा। तो लॉस की एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस यानी सकल हानि,
शुद्ध हानि कह लो, ठीक है, शुद्ध हानि। ओके जी। अब अगर मुझे कैपिटल की एंट्री करनी है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, पूंजी पर ब्याज, टू बीज IOC, टू सीज IOC। अब बताओ इससे आसान कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं है भैया जी। फिर थर्ड के बाद फोर्थ, भैया भैया वेतन की भी एंट्री बताओ। तो ये देखो, लाभ हानि खाता टू सैलरी, तो जिसको भी दे रहे हो आप, ठीक है, खत्म बात। तो बस इस तरीके से आपको एंट्री कर लेनी है, बात खत्म। तो ये हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। मान लो कमीशन है तो टू कमीशन, मान लो क्या बोलते हैं रिजर्व है तो टू रिजर्व, ठीक है जी, जो है सब लिखते चलो, बात खत्म। अच्छा जी, ठीक है। अब ऐसी आखिरी एंट्री तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ABC, खत्म। अगर लॉस है तो लॉस की एंट्री क्या हो जाएगी? ये बाय पे है तो बाय ABC टू P&L, बस खत्म। तो अगर आपको फॉर्मेट याद रह गया तो एंट्री चुटकी बजा के कर लोगे आप, ठीक है। तो बाकी चीजें आप होमवर्क में कर लेना, एंट्री आपको मैंने सिखा दिया कैसे करना है, ठीक है जी, खत्म। अच्छा, अब एक सवाल था जो रति जी ने पूछा था, ठीक है जी, ठीक है जी। अब जो रति जी ने पूछा था कि कई बार कई किताबों में हो सकता है आपको ऐसा लिखा हुआ होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी ये विनियोजन खाता जो है, इसका मतलब होता है कि जब आपको मुनाफा हुआ तो इस मुनाफे में से आप बांट रहे हो, ठीक है, आप इस मुनाफे में से चीजें बांट रहे हो पार्टनर को। लेकिन भैया अगर मुनाफा नहीं हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि अगर मुनाफा नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर मुनाफा नहीं हुआ, हानि हो गया, तो ये खाता नहीं बनेगा। तो नॉर्मल केस में ये बात बिल्कुल सही है, ये नहीं बनेगा। लेकिन अब एक पॉइंट है, अगर मान लीजिए, ध्यान से समझना, ठीक है, ये चीजें हालांकि एग्जाम में नहीं आती है, ये आपकी समझदारी के लिए है, ठीक है जी, ये आपके लिए क्या है? समझदारी के लिए है। जैसे देखो, कुछ राहत जी जैसे लिख रहे हैं सर समझ नहीं आया, तो राहत जी ये भी तो बताओगे क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। जैसे मुजाकिर जी लिख रहे हैं कुछ समझ नहीं आया, तो मुजाकिर जी आपको बताना पड़ेगा कि कुछ में क्या आपको आहरण का मतलब नहीं पता। अगर मान लो किसी की 11th बिल्कुल ही खराब है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, हाथ जोड़ के, 11th में 3 चैप्टर होते हैं। सबसे पहला एक चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है जी, जो सबसे पहला चैप्टर है, उसमें होता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो आपको पढ़ के आने हैं। अगर मान लो कुछ आपको समझ में नहीं आया, अब देखो जैसे राहत जी ने आप लिख दिया सर समझ नहीं आया हमें क्योंकि 11वीं नहीं पढ़ी है, तो अगर 11वीं आपने नहीं पढ़ी, अगर आपको ये नहीं पता एसेट्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, ड्राइंग्स क्या है, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल क्या है, तो प्लीज आप अभी लेक्चर मत देखो, एक दिन आप क्या करो, एक दिन 11वीं का वो रिपीट कर लो, किताब खोल लो, 11वीं की किताब तो खरीदी होगी, है ना, या एनसीईआरटी की बुक आपको मिल जाएगी, आपको वो रिपीट करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं 11वीं का पूरा सिलेबस पढ़ा दूं, ये तो 12वीं की क्लास है ना यार, 11वीं का पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ा सकते अपन, ठीक है। डाउट अपन एंड में चेक करेंगे प्लीज, है ना, डाउट अपन एंड में चेक करेंगे। सिया जी, अगर आपको किसी ने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ाया था तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मॉडर्न अप्रोच से एंट्री करो, ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको एंट्री करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी अगर मैं आपसे बोल दूंगा ना, कि इसमें आप मुझे ये बता दो कि पर्सनल अकाउंट कौन सा है, तो कंफ्यूजन बहुत होती है, इसीलिए अपन मॉडर्न अप्रोच से करते हैं, ये सबसे आसान और सबसे सिंपल होती है। बस प्रॉब्लम क्या है कि इसमें राइम नहीं बनती, वरना कोई पूछता है ना हमसे, अच्छा बताओ रूल क्या है, रूल क्या है, रूल क्या, हम बताते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बड़ा अच्छा लगता है, संगीतमय लगता है। लेकिन जब अपन एंट्रीज करते हैं तो ये सबसे सही नियम है, तो प्लीज इससे पढ़िए, क्योंकि इसमें आपको आसानी से करने को आएगा, और आप आगे चल के देखोगे ना तो मोस्टली लोग इसी तरीके से पढ़ाएंगे, है ना। चलिए अब चल रहे हैं ना, चलिए आशीष जी बहुत ये तो लगता है कि मौज लेने लग गए भाई, ये कह रहे सर एक काम करो 3-4 बार पढ़ा दो ऐसा मत करो, है ना। वैसे ही लोग कहते हैं कि बिहार में बच्चे कॉमर्स कम लेते हैं, ऐसे करोगे तो लोग फिर वही कहेंगे, ठीक है, हमें हमारा नाम रोशन करना है यार, ठीक है, ऐसे मत करो कि भैया 3-4 बार पढ़ा दो। काम करो, आफ्टर द क्लास आप इसको 3-4 बार देख लेना, है ना, ठीक है। मैंने क्योंकि काफ़ी आराम से समझाया, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और हमेशा ध्यान रखो कि अपन विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का काम है विद्या को अर्जित करना, है ना, मौज नहीं लेनी अपने को। और दूसरी चीज़, अगर कोई एक बार में समझ में आए तो उसको दोबारा देखो, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करूंगा तो कोर्स नहीं होगा, और कोर्स नहीं होगा तो फिर आप मुझसे कहोगे कोर्स नहीं हुआ। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई, आप डाउट स्लाइड्स पे डाउट लिखिए, टीम सॉल्व करेगी, वरना इस लेक्चर को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपको इन सब का मतलब नहीं मालूम है तो प्लीज़ 11वीं पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा 1-2 दिन आप 11वीं को समय दे दो, ठीक है।
सर ये वाला एंट्री समझ में नहीं आया, कौन सा वाला एंट्री, कौन सी एंट्री? एंट्री तो ये डेबिट क्रेडिट होता है ना। देखिए मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, चलो कोई एक और तरीके से समझाता हूँ ना, ठीक है, पर कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये वाली चीज है, ठीक है। ये मेरा नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ये क्या है, मेरा नेट प्रॉफिट है, ओके। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये मेरा लाभ है, लाभ यानी मेरी आय है, तो ये मेरा रेवेन्यू है, ये मेरा क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है जी। तो ये मेरा यहाँ पर एक मैंने बाल्टी बना दी, ठीक है, मैंने क्या किया, बाल्टी बना दी, इसमें मेरा प्रॉफिट है, ये देखो ये प्यार से प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है जी, ये प्रॉफिट है, ओके भैया जी ये प्रॉफिट है। अब इसमें क्या करना है मुझे, तो ये जो प्रॉफिट है इसके अंदर आप कहते हो कि ये क्रेडिट साइड है, ठीक है, ये क्या है, क्रेडिट। अब इस प्रॉफिट में से मैंने क्या किया, इस प्रॉफिट में से मैंने क्या किया, कुछ पानी की बूंदें निकाली और पार्टनर को दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पानी की बूंदों को निकाल के पार्टनर को दे दिया, ठीक है जी। तो अब जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रहा हूं, है ना, मैं क्या कर रहा हूं, पार्टनर को दे रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है ना, मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। अगर मैं इसमें से ये पानी की बूंदें निकाल दूं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। अगर मेरा रेवेन्यू कम होगा, डिक्रीज होगा, तो डेबिट साइड जाएगा। तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसमें प्रॉफिट है, तो ये कम होगा, तो जिस भी रीजन से कम होगा तो ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब मैंने भैया जी इसी में से कुछ सैलरी निकाल के रख दी, तो सैलरी निकाल के रख दी तो पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, क्योंकि ये घट रहा है और बढ़ क्या रही है सैलरी, तो सैलरी, कमीशन, रिजर्व, खत्म बात। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जिनको एंट्री समझ में नहीं आ रही है, पक्का उनको रूल याद नहीं होंगे। तो यार ये तो फिर अब पूरा रूल पढ़ाने बैठ जाएंगे तो पूरी 11 थोड़ी रिपीट करेंगे, तो इतना तो आपको भी थोड़ा मदद करनी पड़ेगी, मैं भी छोटा बच्चा ही हूँ यार अभी, ठीक है। मैंने एक और तरीके से भी आपको समझा दिया, अब अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो बाकी एंट्रीज आप होमवर्क में कर लोगे, कुछ भी नहीं करना है यार। देखो जब भी यहाँ पर कोई भी चीज है तो लाभ हानि खाता क्या हो जाएगा, ये हर बार डेबिट होगा, और ये वाले यहाँ पे जितने भी नाम है ये सब क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी नाम है, अगर आप इधर पर हो तो ये वाली चीजें, ये जितने भी नाम है ये सब क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है जी। बस चलिए अब आगे बढ़ेंगे ना, ओके। तो इंद्रानी जी रूल आता है तो क्या मिसिंग है आप मुझे बता दो, तो फिर मैं वैसे एंट्री करा दूंगा, ठीक है। तो फिर अब तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों डेबिट हो रहा है, ये क्यों क्रेडिट हो रहे हैं। मैंने आपको रिपीट करके थोड़ा शॉर्ट में भी समझा दिया। चलिए जी अब आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। अब देख लेते हैं भैया, आपने दो प्रकार के खाते बताए, है ना, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और एक आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। तो इसमें अंतर क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाता, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि क्या बोलते हैं, लाभ हानि विनियोजन खाता। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट तो रह गया बातचीत में, ध्यान से समझिएगा प्लीज। अरे फिर तो गड़बड़ी हो जाती है। एक सिचुएशन है, जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं, है ना, मुझे पूरा समझ आ गया, ओके जी। ध्यान से समझिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हालांकि एग्जाम में नहीं आता है, ये आपकी क्यूरियोसिटी होगी या कई किताबों में ऐसा नहीं लिखा होता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर कभी नेट लॉस है, ठीक है जी, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उनके लिए है ये बात, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अगर नेट लॉस है तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि भैया जी यहाँ पे ये नेट लॉस यहाँ पर आता है, शुद्ध हानि, ठीक है जी, ये रहा नेट लॉस, ये रहा ना नेट लॉस आता है। अब कई लोग कहते हैं कि भैया लेकिन लॉस के केस में तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि लॉस होगा तो आप बांटोगे नहीं। तो जी हाँ, लॉस के केस में आप ये नहीं करोगे, लेकिन ब्याज तो लोगे भैया जी आहरण पर, है ना। तो अगर लॉस का केस होता है तो वो वैसे लॉस के केस में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लॉस के केस में आहरण पर ब्याज है तो ऐसे में आपको ये अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर नेट लॉस है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉर्मली तो नहीं बनता, मगर आईओडी अगर है, ठीक है जी, तब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। समझ गए क्या जी, ये आपको याद रखना है ना, हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है, जैसे माइस्टिक सारस जी ने भी बता दिया ये बात, कि अगर आपने मान लीजिए 11th का कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको लग रहा है आप कहाँ से पढ़े, तो कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम में पिछले साल के वन शॉट देख लो आप।
तीन चीजें आपको जरूर देखनी है। सबसे पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जिसमें संपत्ति क्या होती है, आय क्या होती है, व्यय क्या होते हैं, पूंजी क्या होती है, दायित्व क्या होते हैं, ये सब समझाया जाता है। पहला तो वो। दूसरा हमारे पास होते हैं लास्ट में अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आर्थिक चिट्ठा ये बनाना सीखते हैं। ये आपको पक्का पक्का देखना है। अगर ये आपने देख लिए तो आपको 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी, जो सवाल था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भैया जी लाभ हानि खाता और लाभ हानि विनियोजन खाते में अंतर क्या। अब ये तो फटाफट हो जाएगा, अपन ने सीख ही लिया है। सबसे पहली बात कि भैया जी लाभ हानि खाता जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है ना। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, फिर ये लाभ हानि खाता आता है। ये देख लीजिए, सबसे पहले ट्रेडिंग फिर लाभ हानि खाता। अब ट्रेडिंग और लाभ हानि खाते के बाद लाभ हानि विनियोजन खाता बनता है ना। तो बस यही अंतर है, सबसे पहला अंतर तो यही है, ठीक है जी। और जितने भी खाते जिसमें लाभ हानि निकाला जाता है उसे नाम मात्र यानी नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ये खाता कब रहता है? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए तैयारी के चरण। लाभ हानि खाता व्यापार खाते के बाद तैयार किया जाता है। ये लाभ हानि खाते के बाद तैयार किया जाता है, बड़ा सिंपल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कई बार क्या होता है बिहार बोर्ड में आप लोगों को एडवांटेज लेना चाहिए, जो हिंदी में है वो भी और जो इंग्लिश में है वो भी। क्योंकि हिंदी वालों के लिए फायदा क्या है कि इंग्लिश का टर्म सीखोगे, ऐसे ही इंग्लिश वालों के लिए भी फायदा है कि कभी अगर कोई लैंग्वेज समझ में ना आए इंग्लिश में क्या लिखा है तो हिंदी को देख के समझ लो। तो ये बहुत अच्छा बैच है आप लोगों के लिए, बस आप इस बात को समझे। चलिए दूसरा, ये बनाया जाता है लाभ हानि निकालने के लिए। लाभ हानि खाता क्यों बनाते हैं? नाम से ही दिख रहा है, लाभ और हानि निकालने के लिए। ये क्यों बनाया जाता है? ये देखने के लिए कि जो लाभ हुआ है उसको कैसे बांटा गया है, एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। हिंदी में देख लीजिए। उद्देश्य, यह शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को गणना के लिए बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ये पता चल पाए शुभ लाभ का साझेदारों के बीच वितरण दिखाने के लिए, कि जो मुझे लाभ हुआ था उसको साझेदारों के बीच में मैंने कैसे बांटा, इसको दिखाने के लिए होता है, ठीक है जी। चलिए, शेष, इस खाते में ना तो प्रारंभिक शेष होता है ना ही समापन शेष होता है। यानी कि जब आप लाभ हानि खाता बनाते हो तो जो भी लाभ आता है वो आगे चला जाता है, कुछ बचता नहीं है। यहां पर भैया जी प्रारंभिक तथा समापन दोनों शेष हो सकते हैं। यानी कि इसमें जब आपने मुनाफा बटाया तो हम इसमें से कुछ बचा के रख सकते हैं, ठीक है जी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द अकाउंट इज नाइदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। इसका शुरुआती और अंतिम कोई बैलेंस नहीं होता, बट विनियोजन खाते का होता है क्योंकि इसमें सब कुछ बचा के रख सकते हैं। फिर एप्रोप्रिएशन और चार्ज। अब ये बात ध्यान रखना कि जो लाभ हानि खाता होता है उसमें जो भी चीज आती है उसे कहा जाता है भैया जी, उसे डेबिट किया जाता है, ठीक है जी। उसे क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, और इसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। और इस खाते को डेबिट किया जाता है लेकिन लाभ हानि विनियोजन खाते में, ठीक है जी। फिर प्रिपेयर्ड, ये खाता सभी बिजनेसमैन के द्वारा बनाया जाता है। यानी लाभ हानि खाता जो है वो सबके द्वारा बनाया जाएगा, चाहे आप साझेदार हो, चाहे आप सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे आपकी खुद की कंपनी हो, सबके द्वारा ये बनाया जाएगा। अच्छा जी, लेकिन लाभ हानि विनियोजन खाता सिर्फ और सिर्फ अगर आप साझेदार फर्म हो, है ना, तब बनाया जाएगा। तो ये भी अंतर है। ये खाते सभी व्यवसायों द्वारा तैयार किया जाता है, ये खाता केवल साझेदारी द्वारा तैयार किया जाता है। फिर मिलन सिद्धांत, ये मैचिंग प्रिंसिपल पे फॉलो होता है। इस खाते को तैयार करते समय मिलन सिद्धांत यानी मैचिंग प्रिंसिपल होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसको फॉलो किया जाता है, यहाँ पर नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल, यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है, यहाँ पर नहीं होता। तो ये एक डिफरेंस हो गया भैया। अब एक और चीज हमने पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी तक सीबीएसई बोर्ड में भी यहाँ से ज्यादा सवाल नहीं आए हैं और ना ही बिहार बोर्ड में आए हैं, पर जो चीज नहीं आई है उसके आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और अगर आप में से कोई सीयूटी की तैयारी करे तो उसको भी ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, देख लीजिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या? इसका बेसिक मतलब है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर आता है, ठीक है, उसे कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड, उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन थोड़ा अच्छे से समझाता हूं मैं। हाँ जी, आज इस टॉपिक तक तो खत्म कर लें, चलो बाकी हटा देता हूं मैं, इस टॉपिक तक तो खत्म कर ही लें।
सवाल फिर कल करवाएं क्या? सवाल भी करवाना था मुझे, चलो कोई बात नहीं, अब से फिर सवाल कल करवाएंगे, लेकिन कम से कम इस टॉपिक को तो खत्म करके ही जाएंगे, है ना। अच्छा, प्लीज जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने 11वीं में कुछ नहीं पढ़ा, मेरी उनसे गुजारिश है कि यार एटलीस्ट आप इतना तो कर ही लो कि 11वीं क्लास का जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको जरूर पढ़ के आओ, ठीक है। अदरवाइज तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या होता है, इसमें एक बेसिक सा अंतर है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिएगा, मान लीजिए आपकी एक जॉब लग गई, ठीक है, जॉब लग गई है, आपकी कमाई है यानी वेतन है, सैलरी लिख दूं मैं यहां पर, ये आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, ठीक है। ओके भैया जी, 1 लाख रुपए की मेरी सैलरी है। अब आप क्योंकि रहते हो, है ना, आप शहर में रहते हो तो कुछ किराया देते होगे, हाँ जी, तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया रेंट, ठीक है। अब ये जो सैलरी है ये आपकी क्या है, इनकम है ना, यही आपका सारा पैसा इनकम है, आय है, तो मैं इसको इनकम लिख दूं हिंदी में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी सुना ही होगा आपने, आय, है ना। अब आपने किराया भरने में, आपके किराए में आप रहते हो, तो मान लीजिए 20,000 के कमरे में रहते हो, तो ये आपका खर्चा है, हाँ जी। फिर अब रहते हो तो भाई खाना वाना भी खाते होगे, हाँ जी भैया जी, मान लीजिए महीने का 10,000 का आप खर्चा कर देते हो खाने पीने में, ठीक है जी। फिर माइनस, अब काम करते हो तो आना जाना इधर उधर का कुछ और भी खर्चे होते हैं, तो मान लीजिए मैंने अदर खर्चे भी जोड़ लिए, सारे आपके खर्चे जोड़ लिए अदर्स, ठीक है, जो भी आपका खर्चा है रहने मैंने कहा, इधर उधर घूमना फिरना ये वो करने का, सबका खर्चा जोड़ लिया 30,000 रुपये, ठीक है। तो अब आपके पास कितना बच गया भैया जी, अब आपके पास बच गया 40,000 रुपये, ठीक है जी, ये बैलेंस है, शेष, ठीक है जी। कितना बच गया, 40,000 बच गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझते हो ना, इतनी मैथ्स तो अपने को आती ही है कि भैया अगर मैं कहीं रहूंगा तो किराया दूंगा, खाने पीने पे खर्च करूंगा, घूमना फिरना इधर उधर का, मोबाइल रिचार्ज अपना उसका सबका करना पड़ता है भाई, है ना, ठीक है भैया। अब ये मेरे पास 40,000 बैलेंस है। अब मुझे याद आया कि भाई मुझ पर तो घर वालों की जिम्मेदारियां भी हैं, तो मैंने क्या किया, अब इस 40,000 में से मैंने कहा बहन की शादी के लिए, बहन की शादी के लिए भैया मुझे 10,000 रुपए हर महीने बचाना है। फिर मुझे याद आया कि भाई पापा जी भी बूढ़े हो गए हैं, तो पापा जी के इलाज के लिए या किसी किसी काम के लिए मुझे 5,000 रुपए रखने हैं। फिर मुझे याद आया कि मेरी माता श्री जी ने बचपन से मेरे लिए इतनी मेहनत की है, तो क्यों ना माँ को इस बार मैं साड़ी वाड़ी गिफ्ट करूं, तो भैया जी आपने इनके लिए भी मान लीजिए 5,000 रुपये रख लिया, ठीक है। अब ये सब खर्च करने के बाद आपके पास बैलेंस कितने हैं भैया जी, 10, 5, 15, 5, 20, तो 20,000 बचे, ठीक है। थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन कर लेता हूँ वरना कोई कुछ और ही समझ ले इसको, तो 5,000 की जगह इसको मैं कर लेता हूँ, कितना कर लूँ, 4,000 कर लेता हूँ, ठीक है। तो 10 और 5 15 और 4 19, 40 में से 19 माइनस करोगे तो 21,000, तो ये आ गया आपके पास 21,000। ये जो पैसा है ये आपका हुआ, ये आपका बैंक अकाउंट के अंदर आपका बैलेंस है, ठीक है जी। आई बात समझ में, ये क्या है, बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है आपके, ठीक है जी। अब इसको क्या बोलते हैं भैया, क्या आप अगर 1 लाख रुपए कमाते हो और किसी किराए के घर में रहते हो, तो क्या बिना किराया दिए रह सकते हो, बताओ। क्या हाँ भैया रह सकते हैं, मकान मालिक को डरा धमका के, नहीं भाई वैसे तो गुंडागर्दी मतलब क्या ही है, लेकिन गुंडागर्दी नहीं, अगर नॉर्मल एक देखा जाए तो अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए तो आपको 20,000 रुपए का किराया देना ही पड़ेगा। अब अगर मान लो किसी महीने आपकी जॉब नहीं है, तब भी आपको किराया तो चुकाना पड़ेगा, वरना घर खाली करके जाना पड़ेगा। तो ये वो खर्चे हैं जो चाहे आपका वेतन हो चाहे ना हो, खर्चा करना ही पड़ेगा। ये कौन से खर्चे हैं, वो खर्चे हैं जो करना ही पड़ेगा भैया, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया जी मैं कहूं अरे मालिक सुनो ना मेरे पास तंग पानी, हो सकता है वो कह दे कि ठीक है भैया बाद में दे देना। ये हो सकता है कि आपने आपकी अगर उनसे दोस्ती आ रही है या अच्छा जान पहचान है, तो कोई कहते कि चलो ठीक है आज नहीं अगले महीने दे देना, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं देना, देना पड़ेगा, तो घर खाली करके जाना पड़ेगा। अब भाई जी रहे हो तो कुछ ना कुछ तो खाओगे, थोड़ा कम खाओगे अगर पैसे नहीं है, लेकिन खाओगे जरूर, है ना, तो खर्चा भी होगा।
इधर उधर के भी कुछ ना कुछ खर्चे आने जाने के, नई जॉब खोजने जाओगे, कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ना। तो यानी कि ये वो खर्चे हैं जो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आपके पास जॉब नहीं है या आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो क्या जरूरी है कि आप ये सेविंग करो? क्या ये सेविंग करना आपके लिए जरूरी होगा? ये कब होगा? जब पैसे होंगे। तब करेंगे, वरना कोई नहीं। है कि नहीं? है कि नहीं? सिंपल सी बात है ना। अगर मेरे पास पैसे ज्यादा है तभी तो मैं बहन की शादी के लिए, पिताजी के लिए रखूंगा। अगर मेरे पास मेरे ही जीने के लिए पैसे नहीं है, मेरी कमाई ही नहीं है, तो मैं क्या रखूं? फिर मैं नहीं रख सकता, है ना। और ये चीज तो ऐसी है कि भाई मुझे करना ही पड़ेगा, वरना मुझ पर उधार बढ़ता जाएगा, फिर मुझे कोई लात वात मारेगा, घर से भगाएगा, है ना। वो है। तो यानी कि भैया जी बस यही गेम है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि चाहे आपको फायदा हो चाहे आपको नुकसान हो, ये खर्चा तो आपको लेना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। तो इसको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये आता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। आई बात समझ में? कि चाहे आपका फायदा हो चाहे आपका नुकसान हो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर मेरे पास बचा हुआ पैसा है तो मैं इसको बांट रहा हूं, है ना। आपने वो मूवी देखी है सलमान खान जी वाली, बहन की आंख के लिए, दादी के लिए, इसके लिए वो एक मटके बनाता है, गुल्लक, उसमें पैसे डालता है, है ना मूवी, मुझसे शादी करोगी। तो बस ये वही वाला गेम है भाई। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं इसको। और ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। समझ गए क्या? टमट गए क्या? तो जरा चैट में टमाटर भेज दे यार। ठीक है सुमित जी, कोई बात नहीं यार। देखो अपनी क्लास तो वैसे भी यार हफ्ते में 3 दिन होती है। शनिवार को एक और क्लास होगी, फिर सोमवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये तीनों दिन नहीं है क्लास। तब आप कर लेना यार, है ना। ठीक है, समझ गए? समझ गए बस। तो यही अंतर है भैया जी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यही अंतर है कि एप्रोप्रिएशन तब होता है जब आपके पास पैसा हो। हाँ, एक कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाली, उस केस में एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ जाता है, अदरवाइज आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है। एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब फायदा होगा, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है। तो नेचर देखिए, आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस आर शोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो भैया जी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है? आप इसको नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट करते हो। क्या करते हो? डिडक्ट। यानी कि आपके पास जो भी पैसा है उसमें से इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, ये पे करना पड़ेगा, तो आप इसको माइनस कहते हो। लेकिन यहां पर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, तो इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कि देखो आपका बैलेंस तो 21,000 है ना, तो ये भी तो माइनस ही हो रहा है, लेकिन ये आपका खर्चा थोड़ी है, ये तो आपकी सेविंग ही है, आपका ही पैसा है, कोई आपसे लेकर नहीं जा रहा, ये पैसा किसी और के पास नहीं जा रहा, ये पैसा आपका ही है। लेकिन आपने इस पैसे को अलग तरीके से बचा के रख लिया। समझ गए? तो इसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और इसे कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपकी टोटल इनकम में से ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, लेकिन ये जो है ये आपका सच का खर्चा है, तो ये नेट प्रॉफिट को कम करेगा। आपके पास पैसे कम होंगे, ये जो पैसे हैं ये आपके ही हैं, बस किसी दूसरे रूप में आपने गुल्लक में डाल के रख लिए। तो इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को बांटना। ठीक है जी, हिंदी में देख लीजिए अब। व्यय की मदों को लाभ के विरुद्ध व्यय के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है जी, लाभ के विरुद्ध यानी इसमें से माइनस करके। वर्ष के शुद्ध लाभ को साझेदारों के बीच वितरित लाभ को विनियोजित कहलाता है। यानी कि जो भी शुद्ध लाभ है उसको वितरित करना, बांटना। अगर वितरित लिखना ना याद है तो बांट देना, बांटना तो समझते हो ना। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं। तो ये हो गई प्रकृति, रिकॉर्डिंग। तो ये होता है डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। इसको लाभ हानि खाते के साथ डेबिट, यहां पर डेबिट होगा लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस खत्म। तो ये लीजिए भैया जी, अभी लेकर लाभ व हानि खाते में डेबिट में आता है, ये लाभ हानि विनियोजन खाते के डेबिट में आता है, बस इतना सा ही अंतर है। फिर प्राथमिकता, प्राथमिकता यही है, चार्ज आर मैंडेटरी। यानी कि अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो भी आपको अपना किराया तो चुकाना पड़ेगा, पेट भरने के लिए खाना तो पड़ेगा, तो ये तो बहुत जरूरी है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी कमाई हो रही है चाहे नहीं हो रही है।
और नहीं हो रही तो किसी और से पैसे लेकर चुकाओगे, लेकिन चुकाना पड़ेगा। ये आप तभी करोगे जब चार्ज हो चुका होगा, यानी कि जब आपने अपने चार्जेस के पैसे माइनस कर दिए, उसके बाद जो बचा उसी में आप एप्रोप्रिएशन करते हो। ठीक है जी, ओके जी। तो ये बाद में होता है। नेसेसरी, चार्ज नेसेसरी है। अगर आपको नुकसान है, अगर आपकी जॉब चली गई तो भी आपको किराया चुकाना पड़ेगा, वरना घर से भगा देगा मालिक, है ना। और ये आप तभी करते हो जब आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है जी, तो ये लीजिए हिंदी में। प्राथमिकता विनियोजन से पहले किए जाते हैं, ये विनियोजन व्यय के बाद किए जाते हैं, यानी इसके बाद विनियोजन बनता है और ये विनियोजन से पहले बनता है। आवश्यक, ये आवश्यक है, ये व्यय के रूप में करना आवश्यक है, चाहे हानि ही क्यों ना हो, लेकिन विनियोजन केवल तब किया जाता है जब लाभ होता है। फिर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज, या रेंट पेड, है ना, जो आप किराया चुका रहे हो। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन ऑफ पार्टनर। ठीक है जी, यहाँ पार्टनर का है, बस ये लीजिए उदाहरण। साझेदार के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज, साझेदार को दिया गया किराया, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन। ठीक है जी, डन। तो आज के लिए इतना ही, चलिए जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि विनियोजन खाता पढ़ लिया अपन ने, खाते का प्रारूप देख लिया, इसको क्यों बनाया जाता है, इसका लाभ हानि खाते से क्या अंतर है, और यहां पर दो पोर्शन आ गए, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ के विरुद्ध जो व्यय है, और या फिर विनियोजन खाता। ठीक है जी, तो अब आपको कल हम सीखेंगे इसकी क्वेश्चन करना। ठीक है जी, और फिर उसके बाद अदर टर्म्स पर जाएंगे। अब एक बार जरा आप लोगों के डाउट वाउट देख लूंगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, हम जो डाउट देखते हैं वो हम बाद में भी देख सकते हैं ना, तो जरूरी नहीं इंग्लिश में समझ नहीं आता है सर, तो हिंदी इसीलिए तो है, अगर इंग्लिश में समझ नहीं आया तो आप हिंदी में देख लेना। ठीक है जी सर, डेबिट साइड वाले को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं और क्रेडिट साइड वाले को क्या कहते हैं? नहीं, यहाँ पर क्रेडिट साइड वाले हमारी इनकम है, वो आय है, तो वहां पे कोई बाइफिकेशन है ही नहीं, वो आय है तो उसको आय ही बोलते हैं। ठीक है, इनकम बोलते हैं। सर नहीं समझ में आ रहा रोहित जी, देखो अच्छा एक चीज मैं आप सभी से कह रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 12वीं क्लास में, तो इतना आप समझ जाओगे कि जब भी आप ये लिख रहे हो ना, तो इसमें ये जरूर बताओ कि क्या समझ में नहीं आ रहा। अब आपने लिखा समझ नहीं आ रहा, मैं आपसे पूछूंगा क्या समझ में नहीं आ रहा, फिर आप बताओगे भैया वो जो आपने विनियोजन खाता बताया था ना वो समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लिखिए कि भैया विनियोजन खाते में डेबिट में जो आपने किया वो समझ में नहीं आया, क्रेडिट में जो आपने किया वो समझ में नहीं आया, या जर्नल एंट्री समझ में नहीं आई, प्रविष्टि समझ में नहीं आई, आप वो लिखोगे ना तो टीम रिस्पॉन्स कर पाएगी। वरना अब इसका आंसर पता है क्या होगा, प्लीज बताइए क्या समझ में नहीं आया, फिर आप उसका रिप्लाई करोगे। तो ये हमेशा ध्यान रखो, कभी ऐसे मत लिखो सर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट नहीं आता, बस मुझे नॉर्मल। अगर नॉर्मल आता है सूरज जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ आते हैं, काम हो जाएगा। हम सिखाएंगे फिर, है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है अपना 12th में, और बहुत सारी चीजें तो बिहार में आती ही नहीं है, हम इसलिए सिखाएंगे ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना बिहार में इतना ज्यादा अकाउंट्स बनाने का है भी नहीं बिहार बोर्ड में। सर मुझे ट्रेडिशनल रूल से बनाना आता है, सूरज जी आप बनाकर देख लो, ट्रेडिशनल रूल से आप बना ही नहीं पाओगे। ट्रेडिशनल रूल से लोग रट्टा मरवाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। अगर मैं पूछ लूँ ना आपसे कि आप मुझे ये बता दो कि क्या बोलते हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो पूंजी खाता है, वो कौन सा टाइप का खाता है, पर्सनल अकाउंट है और वो रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, तो हमको खाते ही नहीं पता होते, और इतना सोचते सोचते में तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए बेस्ट होता है मॉडर्न अप्रोच, आप धीरे धीरे चीज समझ भी जाओगे। ठीक है, बाकी अगर आप इससे कर पाते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, फिर आप उससे कर लो, आपको डेबिट क्रेडिट उससे आता है तो उससे कर लो, बट वो सही नहीं है, वो बच्चे बस राइम बनाने के लिए, थोड़ा सा दिखाने के लिए कि मुझे आते हैं वो करते हैं, वरना उससे एंट्री में बहुत सारी प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसकी एंट्री करके दिखा दो आप लोग, है ना, बहुत उसमें सोचना समझना पड़ता है। ठीक है, आईओडी का फुल फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज, पूरा लिखा हुआ भी था मैंने। आईओडी मैं इसलिए पूरा लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आईओडी शॉर्ट में लिखते हैं अपन। सर जर्नल की फर्स्ट एंट्री नहीं समझ में आई, जर्नल की फर्स्ट एंट्री देखो, ये बाय है वो टू है, तो ये डेबिट वो क्रेडिट, इतना ही है, बाकी आपको टीवी बताई देगी। सर ट्रेडिशनल सही नहीं है क्या? नहीं, सही होती है, वो सिर्फ ये जानने के लिए सही होती है कि पर्सनल अकाउंट कौन सा है, रियल कौन सा है, नॉमिनल कौन सा है, क्योंकि थ्योरी में आता है, लेकिन एंट्री करते समय ज्यादा सही होता है मॉडर्न अप्रोच, उससे तुरंत क्लिक हो जाता है। जैसे ही आपको पता चला ये मोबाइल है, मैंने एक मोबाइल खरीदा है, तो क्या हो गया इसका मतलब कि मेरा एसेट है, बड़ा डेबिट होगा। लेकिन अगर अब मैं आपको बताऊं ये मोबाइल है, तो पहले आप सोचोगे अच्छा ये मोबाइल है तो आ रहा है कि जा रहा है, अभी मोबाइल मैंने किसी को दिया है कि मेरे पास आ रहा है ना। अब नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैं बोलूंगा ये आ रहा है, तो आप कहोगे अच्छा डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट होगा।
अब क्रेडिट में क्या होगा, तो क्रेडिट में क्या होगा, अब मैंने कहा अगर मैंने रोकड़ में दिया मतलब कैश में दिया, तो आप कहोगे कैश, कैश कहाँ होता है, कैश रियल अकाउंट में आता है, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब मैंने कहा कि नहीं मैंने उधार में खरीदा, फिर आपको उधार में खरीदा, उधार में खरीदा, उधार उधार उधार, उधार किससे लिया होगा, आदमी से लिया होगा, आदमी कहाँ आता है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रियल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, अच्छा क्रेडिट द गिवर। इतना सोचने से तो बेटर होता है कि सीधा सीधा आप कर लो, है ना, इसलिए, और ये एक्सपीरियंस भी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको लगता है कि आप इससे कर लोगे तो आप कर लो। सर थोड़ा हिंदी मीडियम में समझा तो रहा हूँ यार, मैंने तो हर एक लाइन टिक की है। ये एक हमेशा की प्रॉब्लम है कि बच्चे को लगता है कि सिर्फ हिंदी करो या सिर्फ इंग्लिश करो, हम भी यही चाहते हैं कि अलग अलग हो, लेकिन हमने ये देखा कि यार बेनिफिट इसमें दोनों को एक साथ पढ़ाने में ही है, इसलिए आ रहा है। सर यहाँ मैं हिंदी लैंग्वेज में थ्योरी लिखूंगी, पर 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ में पीएन अकाउंट एक्सेट्रा को इंग्लिश में बना। हाँ जी, आप अगर अपनी किताबें देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही है भाई, इसका एंट्री तो फिर अब हिमानी ये सब वो लोग देख के बता देंगे कोई ऐसी बात जो। सर एईडी को डेबिट करेंगे और एलआईसी को क्रेडिट, एईडी क्या है और एलआईसी क्या है, मैं समझा नहीं यार, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एईडी कहाँ लिखा है अपन ने, एलआईसी क्या है। ये सब बैलेंस शीट हम लोगों को इंग्लिश में ही बनाना होता है हिंदी वालों को, अच्छा जी फिर तो ठीक है, फिर तो कोई गड़बड़ी नहीं है। सर ये चैप्टर को करने के लिए फाइनल अकाउंट आना चाहिए, इस चैप्टर को करने के लिए नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू ये सब क्या है ना, बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं, ये आपको रूल पता होने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट डेबिट साइड क्यों आता है, मैंने आपको बताया वो इसलिए आता है क्योंकि इन लोगों का मानना है कि वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो अदर से लो चाहे आप क्यों, क्योंकि जो पार्टनर है वो तो कैपिटल के रूप में भी तो आपको पैसे दे सकता था, तो वो कंपलसरी चीजें होती हैं, इसलिए उसको इन्होंने कहा कि भाई उसको पीएन में लिखो। तो हमने कहा ठीक है जी, जैसा माई बाप कहेंगे वैसा कर लेंगे। सर पीएसआर कैसे बनेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं सिखाऊंगा आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी तो मैंने बस लिख के दिखा था, अभी कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होता है, उसमें प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है, ये अपन कल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव्ड क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि ड्राइंग हमें मिल रहा है ना, अगर मैं फर्म हूँ और कोई मुझे पैसा दे रहा है तो मेरी कमाई हुई ना, तो क्रेडिट साइड है एक तरीके से, और कमाई क्रेडिट साइड आती है, रूल है ये। सर ये साइड कुछ ये तो चलो फिर बाद में, सर ये ठीक है ये इन्होंने कुछ, सर बट सर रिसीवर का मतलब डेबिट होता है और गिवर का मतलब क्रेडिट होता है। हाँ जी, तो रिसीवर का मतलब डेबिट है, क्रेडिट, हाँ सही है। सर कॉमर्स किट में बुक्स, ये तो यार फिर टीम बताएगी, ठीक है इन्होंने 16 स्लाइड दिया, किस चीज़ को लोगों ने बार बार, सृष्टि जी एक ही मैसेज को बार बार भेजा है क्या आपने, ये तो यार इंग्लिश में, ये तो क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये स्लाइड आपने कुछ गलत चूज की है क्या, आप हिंदी में, ये देखो ये स्लाइड चूज करके लिख रहे हो आप हिंदी में, कम पढ़ा रहा हूँ, इसको भी हिंदी में लिख के लाऊंगा क्या। सर होमवर्क आपको कैसे दिखाते हैं, आप बस कमेंट में लिख देंगे मुझे दिख जाएगा, आफ्टर द क्लास, पहले नहीं आफ्टर द क्लास। सर कमीशन लेने पर एक्सपेंस होगा या देने पर, सर जी कमीशन लेने पर कैसे हो सकता है एक्सपेंस, अगर हमें कमीशन मिल रहा है तो हमारे लिए इनकम है, लेकिन फर्म को कमीशन या पार्टनर्स की बात हो रही है, तो फर्म पार्टनर को कमीशन देती है, फर्म किसी पार्टनर को कमीशन देती है तो खर्चा होता है, अगर मिलेगा तो इनकम है, लेकिन फर्म को इनकम कमीशन के रूप में कम ही मिलती है। सर आज तक बैलेंस एक बार में मैच नहीं किया, अगर एग्जाम में दिया तो हो जाएगा यार, भरोसा रखो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। अब ये सब तो ठीक है, ये सब तो कोई वो है, चलिए रिवाइज दी टुडेज क्लास, ठीक है। और जब भी आपको कोई सवाल आए ना तो आप उसको प्रॉपर लिखना है ना, प्रॉपर लिखना, ताकि टीम आपको रिस्पॉन्स कर पाए। ये मत लिखना कि ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो कौन सी बात, ताकि फिर टीम रिस्पॉन्स कर सके। चलिए बाकी इस बैच का लक्ष्य यही है कि चाहे आप हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, दोनों को इसमें फायदा होना चाहिए, तो थोड़ा आपको भी समझना पड़ेगा, है ना। सर न्यूमेरिकल कब होगा, सर कल होगा, चलें। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ना ऐसा ना हो कि हर समय सवाल ही सवाल पूछें। कई बार मैं देख रहा हूं कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं और बच्चे यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, क्या फायदा उसका, अब आप पढ़ भी नहीं रहे हो, सवाल पूछने में लगे हुए तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, बाय, सी यू अगेन, ओके जी। चलिए तो कल फिर मिलते हैं क्योंकि कल अपनी क्लास है ना। सो थैंक यू माय डियर स्टार्स, माय डियर कॉर्नर्स, थैंक यू। एंड एक प्यार सा मोटो है भाई, हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट। तो मुस्कुराइए और मुस्कुराहट को बांटते रहिए और इस मुस्कुराहट के साथ जीते रहिए।